आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपके सामने। अभी हम इसको तैयार करेंगे और बग़ैर किसी ट्रायल बैलेंस के इसको बनाएंगे। तो एक्सेल में एक फ़ाइल खोल के उसको बैलेंस शीट के नाम से सेव कर लें। ये फॉर्मेट है, सबसे ऊपर नाम आएगा, जो भी आपके बिजनेस का नेम हो, जो आपके एनटीएन पे अपीयर हो रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद नीचे बैलेंस शीट और फिर एज ऑन मार्च 31 2024। इससे पुरानी बैलेंस शीट बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो मार्च 31 की बैलेंस शीट बनाएं ताकि ये एफपीआर को एक्सेप्टेबल हो सके। एसेट्स, मेन हेडिंग्स में एसेट्स और फिर उसके बाद नीचे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है कि इसमें लाइबिलिटीज़ भी होंगी और कैपिटल भी होगा। यहाँ पे कैपिटल की हेडिंग में इक्विटी इक्विटी और कैपिटल दोनों सेम नेम है। इन एक ही चीज़ के लिए हैं, आप कैपिटल लिखते हैं या इक्विटी लिखते हैं। ये इक्विटी की जो फिगर है, बेसिकली दिस इज़ द फिगर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एफपीआर, जिसके लिए हमें ये बैलेंस शीट जमा करवानी पड़ रही है। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स यानी जिनको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। इसमें आपके हर तमाम वो एसेट्स जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है वो इसमें आते हैं। मसलन ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल, सोफ़ास, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, अलमीरा, फिक्सचर्स, फ़ैन और इस तरह की तमाम वो, यानी इसमें वो तमाम फिक्स एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और इनको आपने सेलिंग की बजाय यूज़ के पर्पज़ के लिए रखा हो। इनकी एक 3 कॉलम आप बना लेंगे: कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। कॉस्ट का मतलब है जिस वैल्यू पे आपने इनको परचेज़ किया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वो डेप्रिसिएशन है जो आप अकाउंट्स में या अपने टैक्स कागजात में चार्ज कर चुके हों। अगर आपने टैक्स कागजात में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो फिर इसको ज़ीरो कर दें। मैं भी फ़िलहाल इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने जो लास्ट टैक्स रिटर्न है उसमें देख लें कि आपने कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, वो माइनस कर दें यहाँ पे। यहाँ से वैल्यू लिंक करने से ये करेंगे तो इससे ये होगा कि अगर बैक एंड पे आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी बसूरत दीगर। यहाँ पे वैल्यू चेंज करने से आपको उधर भी चेंज करनी पड़ेगी खुद। ये बुक वैल्यू तमाम का सम करेंगे, उसका फार्मूला है इक्वल टू सम और रेंज। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा, उस टोटल को यहाँ पे लिंक कर दें। इंटेंजिबल एसेट्स में आपके नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स, कोई रजिस्ट्रेशन फीसेस जो और उसके अलावा वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी कॉस्ट आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। नॉर्मली छोटे बिजनेस में ऐसी अमाउंट्स वगैरह नहीं होती तो इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगला जो नॉन करंट एसेट्स के बाद यहाँ पे हेडिंग आएगी करंट एसेट्स, और करंट एसेट में सबसे पहले आ जाता है स्टॉक इन हैंड। ये स्टॉक इन हैंड, इसकी डिटेल अपने पास तैयार कर लें। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी आपके पास 31 मार्च को आइटम की पड़ी हुई थी वो, और कॉस्ट का मतलब है कि उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस नहीं, परचेज प्राइस जो है जिस पे आपने उसको ख़रीदा था वो। और देखिएगा कि ये जो कॉस्ट, उसके बाद टोटल कॉस्ट को सम कर लें। इस पे सम का फार्मूला लगा के ये नीचे मैंने सम कर लिया, 17 मिलियन इसका सम आ गया। और इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि एफपीआर हो सकता है आप इसको चेक करें। आपकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न में जो डाटा आता है, आप अगर आपने वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइल किया हुआ है तो उसकी वैल्यू से इसको चेक कर लेंगे जितनी वैल्यू वहाँ पे आ रही है क्या उतनी वैल्यू आ रही है, कि ये ना हो कि आपको ऑब्जेक्शन आ जाए इसके ऊपर। यहाँ पे स्टॉक इन हैंड। उसके बाद मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि वो इन अमाउंट जो आपने 31 मार्च को अपने कस्टमर से लेनी थी लेकिन ली नहीं है। इस तरीके से नॉर्मली हर वो बिज़नेस जो ऑपरेट हो रहा होता है क्रेडिट के ऊपर वो इस तरह की एक डिटेल मेंटेन करता है। इस डिटेल के अंदर सबसे पहले आप डेट लिख देंगे
और फिर अपना बिल नंबर, फिर कस्टमर का नाम, फिर सेल्स की वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, उसके बाद सेल्स टैक्स का कॉलम, और फिर सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ये कॉलम। उसके बाद आगे उसका रिकवरी की डिटेल, यानी ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये रिकवरी की डिटेल है सारी, कि किस डेट को रिकवरी आई है, किस बैंक में आई है, कितना टैक्स कटा है, लेट सप्लाई कितनी कटी है, और उसके बाद कितनी अमाउंट बैंक में रिसीव हुई है। और बैलेंस के फार्मूले के लिए आपका ये जो F5 कॉलम है उसमें से मैंने ये जितनी भी टैक्स और लेट सप्लाईज माइनस कर दी और प्रोसीड माइनस कर दी। अगर मतलब तमाम इन पेमेंट आ गई है तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। फिर स्टेटस में उसके आगे मैंने क्लियर लिख दिया। क्लियर से भी ये पता लग जाएगा कि मेरी ये इनवॉइस अब क्लियर हो चुकी हुई है, यानी इसकी पेमेंट आ चुकी है मेरे पास। अब क्योंकि इस वक्त मार्च का डाटा भी चल रहा है तो इसमें मार्च और अप्रैल मिसिंग होंगे, सॉरी कंबाइन होंगे, तो वो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से ये इनवॉइसेस की डिटेल है। जितनी इनवॉइसेस आप इशू करते जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे सब, और जिस चीज़ की रिकवरी आती जाएगी वो यहाँ सेपरेट ग्रीन कॉलम में मेंशन कर दें तो आपके पास एक डिटेल तैयार हो जाएगी जिससे आपको पता चलेगा। अब ये जो बैलेंस वाला कॉलम है सेकंड लास्ट, इसमें वो अमाउंट आ रही है जो इस वक्त ड्यू है, लेकिन मुझे वो अमाउंट चाहिए जो 31 मार्च को ड्यू थी, यानी जिसकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं है। मैंने अब वो तमाम इन्वाइसेस लेनी है, येलो कॉलम में वो तमाम इन्वाइसेस हैं और मुझे इसमें मार्च की इन्वाइसेस चाहिए। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर सॉर्ट में आके मैंने फ़िल्टर लगाया, और फ़िल्टर लगाने के बाद सबसे पहले मैं उस कॉलम में गया। वहाँ पे यहाँ पे आप देखें मार्च और अप्रैल दोनों हैं, मुझे मार्च की चाहिए, अप्रैल की नहीं चाहिए, क्योंकि अप्रैल की 31 मार्च के बाद जनरेट हुई हैं। तो इनको मैं यहाँ से जो है वो अभी डिलीट नहीं करता, डिलीट करने से ये ख़त्म हो जाएगी, मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ये देखें यहाँ आए सिलेक्ट ऑल, इसमें से आप अप्रैल को अनचेक करते जाएं, इससे ये अप्रैल की इन्वाइसेस यहाँ नज़र नहीं आएंगी। इसको जो जो अप्रैल की आ रही हैं उनको अनचेक करते जाएं बस डेट में, बाकी रहने दें। तो मार्च तक जितनी भी इन्वाइसेस हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी। इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे मार्च तक की तमाम इन्वाइसेस अपीयर हो गई, लेकिन इसमें इसमें वो इन्वाइसेस भी शामिल हैं जिनकी पेमेंट आ चुकी है और वो भी हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग है। तो उसके लिए अब सामने ग्रीन कॉलम पे आऊँगा, मुझे वो चाहिए जो 31 मार्च तक जिनकी पेमेंट नहीं आई थी उसके बाद आई है। अब ये पेमेंट वाले कॉलम में आके यहाँ पे जो है वो मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब ये पेमेंट वाला कॉलम है तो इसमें यहाँ पे इसको फ़िल्टर करेंगे कॉलम को, ये पेमेंट्स का कॉलम, इसके अंदर इसको अनचेक कर दें सारे को। और जो अप्रैल, अब इससे वो अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगी जिनकी पेमेंट अप्रैल में आई है। और ये ब्लैंक को भी क्लिक कर दें ताकि जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। अब ये देखें, ये जो येलो कॉलम में ऊपर जो अमाउंट आ रही है ये वो तमाम इन्वाइसेस हैं जिनकी पेमेंट 31 मार्च के बाद आई है। अप्रैल में आई है या नहीं आई सिर्फ वो अपीयर, इनका यहाँ पर टोटल जो है वो ऊपर कर लें या इसको सिलेक्ट करके इसका टोटल कर लें। आप यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल से ये होगा कि ये सिर्फ उन चीज़ों के टोटल आपको दिखाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही हैं, जो हाइड हुई हुई हैं उनका टोटल नहीं आएगा। अगर आप सम का फार्मूला लगाएंगे तो फिर सब का टोटल आ जाएगा। जिस तरह ये नीचे 15 मिलियन का टोटल आ रहा है ये सब का टोटल है, लेकिन ये जो 5.9 मिलियन का टोटल आ रहा है ये वो टोटल है जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस जो स्क्रीन पे अपीयर हो रही हैं उनका है। इसको वहाँ पे लिंक कर दें, बल्कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लिंक करेंगे तो जब मैं उसको अनचेक करूँगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी और बैलेंस शीट अपनी जगह से हिल जाएगी। उसके बाद आते हैं टैक्स एट सोर्स के ऊपर। टैक्स एट सोर्स में आपने वो इनकम टैक्स लेना है जो आपका कस्टमर ने काटा है, लेकिन जुलाई 2023 यकम जुलाई 2023 के बाद जो टैक्स कटा है, उससे पीछे का टैक्स तो अपनी पिछली रिटर्न में आप क्लेम कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ वो टैक्स आएगा जो यकम जुलाई 2023 से लेकर मार्च 31 2024 के दरमियान जो पेमेंट्स आई हैं उनके ऊपर जो टैक्स कटा है। इसी डिटेल में टैक्स की डिटेल भी आ रही है, मैं उसी को फ़िल्टर कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है,
और ताकि मेरे पास और उसको ये जितनी भी जुलाई और ऑनवर्ड, मैंने तो खैर डाटा इसमें कम लिया है, लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल डाटा है तो जो जुलाई की डेट्स होंगी, जुलाई से लेकर अब तक की डेट्स, वो आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको उनके सब टॉप पे वो सब टोटल का फार्मूला लगा के आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल आ गई। ये वो टैक्स है जो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक डिडक्ट हुआ है। मैंने उसमें अप्रैल वाली हाइड कर दी थी क्योंकि जो अप्रैल में टैक्स डिडक्ट हुआ है वो नहीं आपने लेना। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास टैक्स एट सोर्स। इनपुट सेल्स टैक्स, अपनी मार्च की रिटर्न डाउनलोड करें, अगर उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नॉर्मली नहीं होता क्योंकि परचेजेस कम होती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नील कर दिया क्योंकि मेरे पास ये नील है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 1 साल से कम मुद्दत के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो यहाँ पर आ जाएगी, किसी टीडीआर में, किसी और चीज़ में, किसी कंपनी में, तो वो। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड नॉर्मली ऑफिस में जो पेटी कैश होता है, या अगर आपके पास कोई कैश सेल है तो जितना भी आपकी कैश बुक में 31 मार्च को आ रहा है कैश, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। कैश एट बैंक, आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें 31 मार्च को जो कैश था वो, अगर आप इसको रिकन्सिलेशन भी बनाते हैं तो फिर आप बुक वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कैश एट बैंक की फ़िगर जो है वो ले लें। और वो चेक आपके पास जो 31 मार्च से पहले आए हैं और क्लियर नहीं हुए थे 31 मार्च तक, उनको भी ऐड कर लें यहाँ पे, और ये आपके पास कैश एट बैंक की एक फ़िगर आ जाएगी। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स 324 और ये जो नीचे करंट एसेट्स का टोटल है, इन दोनों को प्लस करें और यहाँ पे एंटर कर दें। ये टोटल एसेट्स की फिगर आ जाएगी, इसके सामने मैंने लिख दिया टोटल एसेट्स। अब आते हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज़ पे। पहले लाइबिलिटीज़ की डिटेल लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ के भी दो पोर्शन होंगे, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉर्मली छोटे बिजनेस में ज़्यादातर करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल भी आपने इसी तरह मेंशन करनी है जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल की है, यानी डेट, इनवॉइस नंबर और वेंडर का नाम, फिर उसकी अमाउंट विदाउट जीएसटी, जीएसटी और देन टोटल। और उसके बाद उसको जिस डेट को आपने पेमेंट की है उसकी डिटेल लिखते हैं आगे कि आपने किस डेट को किस बैंक के थ्रू कितना टैक्स काट के कितनी उसको पेमेंट की है और कितना उसका बैलेंस आपके पास आउटस्टैंडिंग है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। मैंने उसकी एक इमेजिनरी फिगर जो मेरे पास आ रही थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे कि इतनी इनवाइसेस वेंडर्स की आउटस्टैंडिंग थी, यानी अनपेड थी 31 मार्च को मेरे पास, जिनकी पेमेंट मैंने या तो अभी तक नहीं की या 31 मार्च के बाद की है। ये यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस में सबसे पहले सैलरीज। नॉर्मली ये 1 मंथ की सैलरीज हर कंपनी नेक्स्ट मंथ में ही पे करती है, बहुत कम कंपनीज हैं जो उसी मंथ में पे कर देती हैं। तो लास्ट मंथ की जितनी भी सैलरीज थी स्टाफ की जो आपने अगर 31 मार्च तक पे नहीं की थी तो उनका टोटल यहाँ पे आप मेंशन कर दें, उसकी डिटेल बना लेंगे एम्प्लॉय वाइज तक, अगर एफपीआर डिमांड करे तो फिर आप यहाँ पर वो लिख सकें, यानी उनको प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटी बिल्स अगर आ चुके हैं, अगर नहीं आए तो फिर उनकी एस्टिमेटेड फिगर्स डाल दें। और रेंट अगर आपका पेबल है कोई पिछला मार्च का, अप्रैल का नहीं, मार्च तक कोई रेंट रहता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें। सेल्स टैक्स पेएबल, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, आपकी सेल्स टैक्स में जो लाइबिलिटी बनी है जो आपने अभी पे करनी है 31 मार्च की रिटर्न बनाने के बाद, वो यहाँ पे मेंशन कर दें इस जगह के ऊपर, वो भी आपके पास लाइबिलिटीज़ में आनी चाहिए। उसके बाद इन एक्रूड एक्सपेंसेस का टोटल किया तो मेरे पास ये नीचे 1.5 मिलियन की अमाउंट 1517142, इन सब को सम करने से मेरे पास ये आ गया। ये एक्रूड एक्सपेंसेस का सम है। ऊपर सन्ड्री क्रेडिटर्स अलग से हैं इसके अंदर। ये भी देखिएगा अगर आपका इनपुट कोई टैक्स आ रहा है तो वो वहाँ पे जहाँ मैं ग्रीन कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर लिख लें। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अभी आपको मैं एंड में समझाता हूँ कि इसको यहाँ पे आप इसका कॉलम जो है उसको ब्लैंक कर दें थोड़ी देर के लिए। अब ये आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 2.857142। देन उसके बाद हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले लीज पेबल, यानी अगर आपने कोई एसेट्स बिजनेस नाम पे लीज लिए हुए हैं तो उनका नॉन करंट पोर्शन वो यहाँ पे, यानी उनके दो पोर्शन होंगे लीज के। एक वो जो
12 मंथ के बाद पेएबल है, और एक है जो 12 मंथ के अंदर पेएबल है। जो 12 मंथ के बाद पेएबल है वो नॉन करंट कहलाता है, उसको यहाँ पे मेंशन, उन सब का टोटल जो है ना वो यहाँ पे मेंशन आप कर दें। देन उसके बाद लोन का जो नॉन करंट पोर्शन है वो, और उसके बाद फिर अगर ग्रेजुटी पेएबल में कोई अमाउंट है, नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ पे इनका करंट और नॉन करंट का टोटल कर लें आप। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल के पोर्शन के ऊपर। कैपिटल इंट्रोड्यूस सबसे पहले मैंने सेपरेट लिखा है। ये वो कैपिटल है जो आपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए लिखा था और अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न में जहाँ आप एसेट्स डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे एक बिजनेस कैपिटल आ रहा होता है। वो आपने जो वैल्यू भी इंट्रोड्यूस करवाई थी कैपिटल की वहाँ पे लिखी होगी, वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन जो लास्ट रिटर्न के अंदर, यानी 30 जून 2023 की जो रिटर्न है उसके अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस था वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद एक नेक्स्ट रो के अंदर आप लिखेंगे रिटेन्ड प्रॉफिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट मिला के आपका टोटल कैपिटल बनेगा। मैं फ़िलहाल इसको भी फिलहाल ज़ीरो कर रहा हूँ और उसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अच्छा अगर कोई ड्राइंग्स हैं तो वो आप यहाँ पे लेस कर लें, और ड्राइंग्स लेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर टोटल, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि वो आप अमाउंट जो आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो आपने अब तक कैपिटल में जो भी अमाउंट ड्रॉ की हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और उसके बाद आपके पास ये फार्मूला लगा दें कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ है और टोटल इक्विटी इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपके पास ये यहाँ पे इनको सम करके, तो अगर आप मैं वैसे टोटल लाइबिलिटीज़ को अगर आप करें तो तब भी ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी मेरे पास क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं थी तो मैंने वहाँ पे फार्मूला लगा लिया, लेकिन इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप आएँ और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है टोटल एसेट्स, एसेट्स का टोटल माइनस लाइबिलिटीज़ का, आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो और जो कैपिटल में अमाउंट आ रही है वो, या फिर ये इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल है, इन दोनों को माइनस कर दें, या इक्विटी और लाइबिलिटीज़ ये जो D54 है ये माइनस कर दें, तब भी एक ही बात है। ये अब बेसिकली अब वो फिगर आ रही है जो फिलहाल एक, जिसको आप प्रॉफिट कह सकते हैं कि जो कैपिटल जो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करनी है वो है टैक्स की। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको टेम्परेरी मेंशन करता हूँ 521। अभी देखिएगा कि अब मेरे पास जो जो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल बराबर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे अब बराबर हो गया है। ये क्योंकि बगैर ट्रायल बैलेंस के तैयार किया गया है, लिहाजा इसको इस तरीके से ही तैयार करना पड़ता है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस हो तो आप फिर इसको ज़रा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब आप जाएँ इंटरनेट पे और यहाँ पे लिखें विद होल्डिंग टैक्स रेट या टैक्स कार्ड। मैंने टैक्स कार्ड 2023-24 को सर्च किया। ये FBR के रेट हैं, ये मैं ICMA के रेट ले लेता हूँ क्योंकि इसमें विद होल्डिंग के अलावा बाकी रेट्स भी होंगे। अगर FBR पे जाएंगे तो वहाँ सिर्फ विद होल्डिंग के रेट मिलेंगे आपको। ये हैं, ये सबसे ऊपर सैलरीड के रेट हैं, लेकिन क्योंकि बिजनेस है तो ये नॉन सैलरीड में आता है, तो ये सेकंड वाला जो टेबल है इसमें आ जाएंगे। एक तरफ उन्होंने इनकम दी हुई है, दूसरी तरफ रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। अब ये देखें आपके पास 18.4 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये है 9 मंथ का प्रॉफिट, जबकि वो टैक्स रेट एनुअल है। तो इस प्रॉफिट को आप जो है वो मल्टी कन्वर्ट करें 12 मंथ प्रॉफिट में। यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम स्लैब है, यानी जो, और ये एनुअल इनकम स्लैब है। जबकि हमारे पास ये जो डाटा है वो मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये 9 मंथ का डाटा है। अब यानी ये जो 18.4 का प्रॉफिट आ रहा है ये 9 मंथ का है, इक्वल इस प्रॉफिट पे लेकर आए और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, ताकि ये 12 मंथ के प्रॉफिट की एक प्रोपोर्शनेट, ये है 246513। इसको अब वहाँ पे इनकम स्लैब के अंदर चेक करेंगे कि इस इनकम स्लैब के ऊपर कितना टैक्स है। दोबारा यहाँ पर आए, ये इनकम स्लैब, ये देखिए मैक्सिमम वाला स्लैब बनता है, मैक्सिमम स्लैब है 4 मिलियन। 4 मिलियन या उससे अबव का जो स्लैब है उसमें 7,65,000 जमा 35% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट 4 मिलियन से एक्सीड जो कर रही हो, यानी 4 मिलियन पे 7,65,000 टैक्स है,
4 मिलियन पे 7.65, और अब 4 मिलियन से जितना अबव है तो ये मेरे पास ऊपर जो 12 मंथ का प्रॉफिट आया 24, इसमें से 4 मिलियन माइनस करेंगे, ये एंटर। अब इसके ऊपर 35%, इन दोनों को सम कर लें। इसको अब मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ नेक्स्ट 1000 के ऊपर, बल्कि सॉरी, इसको अब ये 12 मंथ का है, इसको दोबारा कन्वर्ट करें 9 मंथ के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ये मेरे पास एक एस्टिमेटेड, इसको प्रोविजन कहा जाता है। प्रोविजन का मतलब होता है एक एस्टिमेटेड अमाउंट, एक केयरफुल एस्टिमेटेड अमाउंट जो है। ये 599, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 5995 पे राउंड कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोविजन है तो इसको मैं राउंड कर सकता हूँ। 5995,000, ये वो प्रोविजन है जो मेरी 9 मंथ के टैक्स की प्रोविजन है। इसको अब शो कहाँ पे करना है, ये आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको याद होगा, ये लाइबिलिटीज़ में जो हमने डिलीट किया था, यहाँ पे आप इसको 5000 आप यहाँ एंटर करेंगे, टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और यहाँ अब इधर आके कैपिटल, ये जो रिटेन प्रॉफिट है इसमें से साथ ही इसी फिगर को यहाँ पे माइनस कर दें इसमें से, क्योंकि पहले जो फिगर आ रही थी वो रिटेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अब ये आफ्टर टैक्स की फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। और बैलेंस शीट हमारी स्टिल जो है इक्वल रहेगी। ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन है, इसको डिलीट कर दें या इसको किसी सेपरेट पेज के ऊपर ले जाएं, ताकि अगर कल को एफपीआर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन करे तो आपको पता हो कि आपने ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट की थी। इन वर्किंग्स को भी अपने पास संभाल के रखें जब तक आपकी बैलेंस शीट अप्रूव नहीं हो जाती। ये वो मैक्सिमम थ्रेश होल्ड है, क्योंकि एफपीआर को बेसिकली कैपिटल अमाउंट चाहिए जिसको वो 5 से मल्टीप्लाई करके आपका थ्रेश होल्ड चेक करेगा सेल्स का, और ये थ्रेश होल्ड जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा जब आप बैलेंस शीट को फाइल करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट बनानी भी है और एफपीआर के साथ प्रॉपरली इसको फाइल भी करना है। इसको फाइल करेंगे तो आप रिटर्न जमा करवा सकेंगे। अभी मैं यहाँ तक हमने इसको तैयार कर लिया। ये बैलेंस शीट, आप आयरस में लॉगिन होंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और ये 114(1) का जो फॉर्म है सेल्स रजिस्ट्रेशन टू ऐड द बैलेंस शीट, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी ओपन था, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जाएंगे आप डाटा के अंदर और यहाँ पे डाटा एंटर कर देंगे। इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए वही बैलेंस शीट जो आपने यहाँ पे, ये टोटल इक्विटी है, सबसे पहले कैपिटल देना है, तो कैपिटल का मतलब है टोटल इक्विटी। ये जो अमाउंट है टोटल, यानी कैपिटल की जो एंडिंग अमाउंट है ये यहाँ पे कैपिटल में मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अगली फिगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की है जो कि 0 है, तो इसको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना बल्कि इसको आपने जो एंड पे फिल करना है। ये यहाँ पे ये क्रेडिटर्स और पेबल दोनों इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे अब आप ये जो इनको प्लस करेंगे सबको, क्रेडिटर्स को भी ऊपर जो ये 1.3 मिलियन क्रेडिटर्स हैं और ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये जो टोटल आएगा इनका, इसको जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हाथ से लिख दें या क्यों, ये क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस दोनों का टोटल हो गया। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब आते हैं उसके बाद ये अदर लाइबिलिटीज़ में आप ये टैक्सेशन की अमाउंट डाल दें यहाँ पे, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारे पास 0 हैं, तो इस तरीके से साथ साथ इनको कलर भी करते जाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि जो फिगर्स आपने लिख ली हैं वो बार बार जो है वो
आपको एक चेक एंड बैलेंस रहेगा कि आप कौन कौन सी फिगर दे चुके हैं। अब इक्विटी और लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल जो है वो यहाँ पे लिख दें। ये फिगर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है शीट के ऊपर, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये इसका टोटल करते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी टोटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कॉपी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। आप बाय हैंड भी इसको फीड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अब ये कीजिएगा कि इसको क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये टोटल की फिगर जो है वो हमें खुद डालनी पड़ रही है, सिस्टम ऑटो कैलकुलेट पे नहीं है ये फिगर्स, तो इनको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिएगा। यानी ये कैपिटल, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटी जो आपने फीड की हैं इनको चेक भी कर लें उसके अंदर कैलकुलेशन से कि वो ठीक है कैलकुलेशन। अब फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स को भी मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, जो फिक्स्ड एसेट्स आ रहे थे। उसके बाद ये स्टॉक इन हैंड की फ़िगर ली, और ये मेरे पास इन्वेंट्री की जो फिगर है, इन्वेंट्री या स्टॉक इन हैंड एक ही चीज़ को कहते हैं, तो ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद कैश इन हैंड और बैंक, इन दोनों का टोटल करके लिख लें, क्योंकि ये यहाँ पे बैंक बैलेंस के आगे कैश, जितने भी आपके कैश के बैलेंस होंगे, चाहे पेटी कैश का हो, कैश इन हैंड का हो, और जो बैंक बैलेंस है ऑल बैंक्स, ये सब मर्ज करके यहाँ पे एक टोटल लिख देना है इनका बैंक बैलेंस के आगे। इनको भी मैंने कलर कर लिया। अकाउंट, अब आते हैं अकाउंट रिसीवेबल की तरफ। अकाउंट रिसीवेबल को कॉपी किया, ये आपके पास डेटर्स आ रहे हैं, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल एक ही चीज़ है, इनको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ ये टैक्स एट सोर्स की फिगर मेरे पास रहेगी, जो भी मैंने यहाँ पे फीड नहीं की। ये कलर करने से साथ साथ पता चलता रहेगा कि कौन सी फिगर रह गई है और कौन सी फिगर जो है वो कर ली है। इसको भी हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे आप अदर एसेट्स में इसको जो है ना वो फीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है टोटल जो है ये इसको भी कॉपी करके ये यहाँ पे टोटल एसेट्स के आगे पेस्ट कर दें। उसके बाद ये जितने फिक्स्ड एसेट्स और ये जो नीचे अमाउंट्स हैं इन सबको एक दफ़ा मैं ऐड करके चेक भी कर लेता हूँ कि ये जो ऊपर टोटल एसेट्स है उसके बराबर हैं, और इसी तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की जो अमाउंट्स हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। सबसे आखिर में अब एक काम लाजमी कीजिएगा कि जो आइटम ब्लैंक, जो रोज़ ब्लैंक रह गई हैं वहाँ पे ज़ीरो लिख दें, वरना फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने ज़ीरो कर दिया। सेव करते जाएँ साथ साथ ताकि कोई चीज़ अनसेव अटैचमेंट में आए, ये भी लाजमी है। यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से पाथ दे दें जहाँ पे आपने बैलेंस शीट जो है वो रखी हुई है। पीडीएफ फाइल में अटैच कीजिएगा इसको, ये बैलेंस शीट, ये ओके करेंगे आप, और यहाँ पे ये ओके का बटन दबाएंगे। अब ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगी आपके पास। उसके बाद कंटेंट में आए, यहाँ पे जस्ट सिंपल एक आध लाइन की नरेशन जो एंटर कर दें कि आई एम सबमिटिंग द बैलेंस शीट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 350 प्लीज़ एक्सेप्ट इट, और बस इस तरह करके सेव और आखिर में सबमिट दबा दें। हो सकता है आपसे वो सबमिट करने के बाद आपसे वो जो वेरिफिकेशन पिन कोड है वो पूछा जाएगा, जिसके बाद आपकी ये सबमिट हो जाएगी। मैं भी क्योंकि इसको सब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इस वजह से मैं इसको जो है वो सेव नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं पे, लेकिन आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अभी ये रिटर्न आपके पास जब तक अनसबमिटेड है ड्राफ्ट में अपीयर होती रहेगी, जिस तरह ये अपीयर हो रही है, और बाद में ये जब ये आउटबॉक्स जो है एक्शन अवेटेड बाय सबमिट होने के फ़ौरन बाद ये यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अब हो सकता है इसके अंदर ये 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन, जब तक एफपीआर इसको अप्रूव नहीं करता ये यहाँ आउट बॉक्स में पड़ी रहेगी, और जब अप्रूव कर देगा तो फिर ये कंप्लीटेड टास्क में जो है वो चली जाएगी। ये है इसका मुकम्मल तरीका, जिस तरीके से आपने ये बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करनी है। ये बैलेंस शीट अप्रूव होने के बाद फिर आप अपनी जो रिटर्न है उसको जमा करवा सकते हैं।